क्योंकि गुड़िया ने अपनी स्लाइड में बताया कि शहरी महिला कामगार यूनियन क्या क्या काम करता है, तो उसको दोबारा मैं रिपीट ना करते हुए थोड़ा इस तरह बताऊंगी कि जब हम लोगों ने शहरी महिला कामगार यूनियन की शुरुआत की तब वो ऐसा दौर था कि दिल्ली में पुनर्वास कॉलोनियों का विस्थापन हो रहा था। तो उस समय से लेकर के अब तक की ये जो लड़ाई है उसमें जो हमने महसूस किया था कि घरेलू कामगारों को संगठित करना तब भी बहुत बड़ा एक चुनौती थी, क्योंकि वो काम तो कर रही हैं पर उनके काम को काम ही नहीं समझा जाता। हर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के घर की जरूरत है। जैसा कि हमारी और बहनों ने भी बोला था कि सब काम पे तो जाती हैं, हमारी बदौलत वो लोग कमा रहे हैं और तब पर हमारे उस काम को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, अदृश्य है। तब भी हमारे सामने ये सवाल था। तब देखने में ये आता था क्योंकि वो पुनर्वास कॉलोनियां और झुग्गी बस्तियों में की महिलाएं बहुत कम संख्या में काम में जाती थी, पर पुनर्वास इतना भयावह था कि सभी को कहीं ना कहीं काम करना पड़ा। और हम घरेलू कामगार कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूर भी हैं और यहाँ काम करने की तलाश में आते हैं। कम पढ़े लिखे होने की वजह से हम लोगों को मजबूरन घरेलू कामगार के उसमें धकेला जाता है, कोई और ऑप्शन नहीं है। और हम लोग भी ये सोच करके घरेलू कामगार के काम करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि मैं एक महिला हूँ, बचपन में माँ के साथ काम किया है, माँ को काम करते देखा है, तो ये काम मुझे आसानी से आ जाएगा, मुझे कुछ सीखने या समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं। और क्योंकि जिसके साथ मुझे काम करने जाना है, मेरे नियोक्ता, मेरा मालिक, वो भी एक महिला है। पर जब मैं वहां काम करने जाती हूँ तो मैं गांव से आई हुई, तो वो पूरा जो माहौल है एक कोठी का और हमारे गांव का बहुत जमीन आसमान का उसमें फर्क होता है। क्योंकि हमारा काम पार्ट टाइम वर्कर, फुल टाइम वर्कर और जो 24 घंटे जिसको हम लीविंग वर्कर कहते हैं उनके साथ भी है। ये तीनों काम में अलग अलग चुनौतियां हैं। उस समय भी बिल्कुल ये हमारे लिए आसान नहीं था कि 24 घंटे वाली काम की महिला को हम कैसे संगठन में जोड़ें या कैसे बात भी करें। बस वो बालकनियों से और अपने घर की 4 दीवारियों से हमें कभी कभार दिख जाती थी, या कभी बच्चा खेलने के बहाने या कुत्ता टहलाने के समय में। उससे ज्यादा उनका दिखना हमारे लिए संभव नहीं था। हाँ, पर उनकी जो माएँ थी वो कहीं ना कोई, क्योंकि हमारी ऐसी एनसीआर की भी बस्तियां हैं जहां पर लोग वहीं पर ही रहते हैं और उनके बच्चियां 24 घंटे काम करने जाते हैं, तो कभी ना कभी वो उनसे संपर्क में रहते थे। तो उसी दौरान हमें ये सामने आया कि चुनौतियां इतनी हैं और महिलाओं को संगठित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 24 घंटे काम करना या पार्ट टाइम भी काम करना, वापस आके अपना घर देखना, घर का काम करना, और एक महिला होने के नाते ये हमें बहुत झेलना पड़ता है। कि उस समय जब हमने ये देखा कि घरेलू कामगार जो है अपने आप में कामगार वाला शब्द ही नहीं बोलते, किसी से भी पूछने पे वो खुद ये बोलती थी कि मैं काम वाली हूँ, मैं काम करती हूँ। या जो घर रहती हैं वो भी बहुत आसानी से बोल देती हैं, क्योंकि इतिहास ऐसा ही है कि घर के काम को काम नहीं समझा जाता, ना उसका कोई वेतन दिया जाता है, ना उसकी कोई सराहना की जाती है कि हम ये काम कर रहे हैं। पर जब महिलाओं को हम लोगों ने संगठित करना शुरू किया तो कहीं ना कहीं मन में ये डर भी होता था कि ये संगठित होंगी या कहीं जाकर के बोलेंगी तो इनकी आजीविका का बहुत बड़ा सवाल सामने आता था कि उनका काम नहीं चला जाए। और महिलाएं भी इस डर से नहीं जुड़ पाती थी कि हमारा काम नहीं चला जाए। हिंसा के भी बहुत मामले होते थे, वो घरों में भी होते थे हमारे साथ और जहां हम काम करने जाते हैं वहां पर भी। यूनियन में जो उनकी मेंबरशिप बढ़ी है वो कहीं ना कहीं नेतृत्व हमने शुरू से ऐसा रखा कि वो महिलाओं के हाथ में हो। जैसा कि शिल्पी जी या इस पैनल में भी बात हुई और हमेशा हम भी अपनी बात में नारा लगाते हैं, जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई। शुरू से हम लोगों ने उसी तरह का अपना काम रखा कि उनकी रोजमर्रा की जो जिंदगी के सवाल थे, कि पुलिस एट्रोसिटी के बहुत सारे उस समय मामले आते थे, उनके वेज के बहुत सारे मामले आते थे। कैसे घरेलू कामगारों को एक अंगूठी चोरी हो गई, चाहे वो उनकी गाड़ी में चोरी हुई या घर से कहीं बेड के नीचे, सोफा के नीचे चली गई, उनको ही चोर ठहरा दिया जाता था। तो उस समय उनके पास कोई ऐसी स्पेस नहीं थी वो जाके ये बात किसको कहे। सीधा 100 नंबर पुलिस बुला ली जाती थी कोठी वाली की तरफ से
उनकी तरफ मुड़ के देखने से साथ में कोई नहीं था। तो उस समय हमने उन महिलाओं को साथ दिया, उन लोगों के साथ खड़े रहे, सिर्फ यही बोल के कि आपने अगर कुछ भी किया है, कभी कभी हम मजबूरी और लालच में आके कुछ कर सकते हैं, तो आप हमें सही बताइए। जिस तरह एक डॉक्टर के पास जाने पे हमें सब बताना पड़ता है कि मेरे पेट दर्द है, सर दर्द है, और तब वो हमें दवा देता है, ठीक उसी तरह आप हमें बताइए। तो महिलाओं का जो एक विश्वास और उनके प्रति जो हमारा एक रिश्ता बना, वो एक बनता चला गया, और उसी से हम लोगों ने महिलाओं को निकालना शुरू किया। जबकि हमें वहां बस्तियों से बहुत सारी इस तरह की धमकियां भी मिलती थी, बातें भी मिलती थी कि तुम बहुत लीडर बन गई हो, संस्था वाली हो, क से कबूतर पढ़ाओ, 2 दूनी 4 पढ़ाओ और यहाँ से जाओ, ये हक अधिकार की बात क्यों करते हो। क्योंकि हमारा जो जुड़ाव रहा है वो हमेशा आंदोलन से रहा। मैं नेशनल अलायंस ऑफ पीपल मूवमेंट्स, इस तरह के लोगों के बीच में ही हमारा जुड़ाव रहा, और उसी से मैंने यही सीखा कि नहीं, जिनके लिए हमें काम करना है उनको संघर्ष में शामिल करना पड़ेगा। और यही सब करते हुए आज हमारे यहाँ ये स्थिति है कि 8 से 10 हजार हमारी घरेलू कामगारों की मेंबरशिप है। उसमें अभी हमारे साथ दूसरी पीढ़ी सामने निकल करके आ रही है, जिसका आपने पहले पैनल में एक उदाहरण देखा, जिसका एक उदाहरण हमारे सामने गुड़िया है, निधि, दीपिका, ऐसे कई तमाम युवा साथी हैं जो आज इस कमरे में तो नहीं है, पर वो कहीं बस्तियों में है। लोगों ने यहाँ से प्रभावित होकर के MSW, BSW लॉ कर रही हैं हमारे यहाँ की बच्चियां, और वो एक वॉलेंटियर के तौर पे जुड़ के यहाँ काम भी करती है। पर चैलेंज इतना है कि आज सुप्रीम कोर्ट का भी जो ऑर्डर आया है, वो कहते हैं कि डोमेस्टिक वर्कर के लिए, घरेलू कामगारों के लिए अलग से लॉ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि अभी प्रोफेसर सोफी बता रही है कि हम लोग ने इसके लॉ को लेके बहुत सारा डोमेस्टिक वर्कर के बिल को लेके काम किया है, और हम चाह रहे हैं कि इसके लिए पूरा अलग से, जब तक एक राष्ट्रीय कानून नहीं होगा या स्टेट के स्तर पे नहीं होगा, हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पर वही है कि इसमें स्टेट भी बिल्कुल, मतलब मैं ये कहूँगी कि निराश ही हुए हैं और बिल्कुल सोया हुआ है। हर साल हम लोग जो भी मानसून सत्र होता है, बजट सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है, हम नेशनल प्लेटफॉर्म और डोमेस्टिक वर्कर के तहत अपनी मांगों को लेकर वहां जाते हैं, मेमोरेंडम देते हैं, पर किसी के भी स्तर पे अभी तक जू नहीं रह रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये लॉ या स्टेट के लेवल पे कुछ आएगा, तो वो जो ऊंचे तबके पे लोग बैठे हैं, जो राजनेता हैं, उनके घरों में भी ये महिलाएं काम करने आती है, तो वो फिर मौसी या नानी या ये कहकर उनका शोषण नहीं कर पाएंगे। जब हम उनसे बात करने जाते हैं, वो बोलते हैं आप तो ऐसे ही परेशान हो रही हैं। वो कहाँ परेशान है, ये तो हमारी मौसी है। तो हमें मौसी या दीदी या नानी कह के हमारा शोषण नहीं। जब हम उस समय आपके घर काम करने जा रहे हैं तो हम कामगार हैं। इस तरह की चेतना, इस तरह की बातें हम लोग अपने यूनियन में महिलाओं के साथ करते हैं। हमें यूनियन भी बहुत सोच समझ के बनाना पड़ा। एक NGO और एक संगठन हमने नहीं बनाया। हमें लगा एक ताकत, हक, अधिकार आंदोलन यूनियन से ही हो पाएगा, नहीं तो हमें बहुत सोचना पड़ेगा कि हम सरकार से कुछ करके उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। ये बहुत चिंतन मंथन, हमारे काफी साथियों का इसमें सहयोग रहा जो इस अभी कमरे में भी उपस्थित हैं। उनके साथ ये चिंतन मंथन करके ही हम लोग यूनियन के कामों को आगे बढ़ाए हैं। और अभी भी सरकार के लेवल पे, क्योंकि पैनलिस्ट के पास और इन सब के सवाल के जवाब हैं, वो लोग भी इस पे चर्चा करेंगे। और आज के दौर में यही है कि घरेलू कामगार तो अपने लेवल पे, जहां जहां संगठन, संस्था, यूनियन है, वहां थोड़ा बदलाव उन बस्तियों में देखा जाता है कि वो बोल करके अपनी बार्गेनिंग पावर, अपनी कलेक्टिव करने की पावर को देखते हुए आज साल में एक बार बोनस के समय में बोलती है कि मुझे मिठाई का जूठा बासी डिब्बा नहीं चाहिए, मुझे कोई घर में बचा हुआ कुकर या कोई बर्तन नहीं चाहिए, मुझे 500 रुपए कैश और एक मिठाई का डिब्बा चाहिए, मुझे भी बोनस चाहिए, मुझे भी 2 छुट्टी चाहिए। हमारी लिविंग वर्कर जो बिल्कुल बोल नहीं पाती थी, उस समय हमारे सामने इतनी चुनौती थी कि कैसे संगठित करें। हम चर्च में जा करके उन लोगों से वहां मिलते थे कि कभी 2 महीने में उनको एक छुट्टी मिलेगी तो चर्च में जाएंगे, उनके पास वहां बात करेंगे।